नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, जब इस धरती पे हम कोई भी जीव आता है तो उसका एक ही एम होता है कि इस धरती पे सरवाइव करना। बहुत सारे जीव जो हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन्स करते हैं, बहुत सारे जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और हम मनुष्य भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का सहयोग लेते हैं और कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ जो कि वायरसेस लाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ जो बैक्टीरिया लाते हैं, उनसे को भी हमारा कॉम्पिटिशन होता है और हम मनुष्य इन जो प्रकृति का जो ज्ञान है उसको विज्ञान में कन्वर्ट करके अपने सर्वाइवल को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस शो की शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइनें पढ़ देती हूँ। कहीं से भी शुरू करो बस कहीं शुरुआत हो, कहीं से भी शुरू करो बस कहीं शुरुआत हो, कोई साथ दे न दे पर खुद पर एक विश्वास हो। कहीं से भी शुरू करो बस कहीं शुरुआत हो, कोई साथ दे न दे पर खुद पे एक विश्वास हो। सोच मत इतना कि कहीं हौसले छोटे पड़ जाएं, सोच मत इतना कि कहीं हौसले छोटे पड़ जाएं, चल निकल मंजिल की ओर और मंजिलें खिंची आएं। ये लाइनें हमारे आज के विशेषज्ञ पर पूरी सटीक बैठती हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश भटनागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं सर के ऊपर एक खास रिपोर्ट। विज्ञान की दुनिया का वो नाम जो किसी चमकते सितारे से कम नहीं। कभी टीचर, कभी रिसर्चर, तो कभी एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में सफलता की जो कहानी उन्होंने लिखी वो दूसरों के लिए एक सपना हो सकता है। डॉक्टर भटनागर लगभग 75 बरस के हैं, लेकिन रिसर्च में उनका लगाव 18 साल के छात्र की तरह आज भी बरकरार है। जेएनयू के लैब में वो नित नए प्रयोग करते हैं और जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स को सिखाते हैं उससे साइंस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। डॉक्टर भटनागर की कहानी एक मिसाल है टूट कर बिखरने के बाद संवरने की। गरीबी में बचपन गुजरा, लेकिन पढ़ने की चाह आसमान पे थी। जब पढ़ने को पैसे नहीं थे तो 14 साल की उम्र में नौकरी की और वापस पढ़ाई में लौट आए। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी भी की, देश विदेश घूमने और फिर जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में शिक्षक बने और फिर बड़े पदों का और पुरस्कारों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। आज आप नेशनल साइंस चेयर हैं। इससे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वीसी के तौर पर तो डॉक्टर भटनागर ने कमाल ही कर दिया। उनके 3 साल के कार्यकाल के दौरान बीएचयू को भारत सरकार से इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला, जिससे यूनिवर्सिटी को करोड़ों का फंड और ग्लोबल पहचान मिली। उन्होंने लैब को सिर्फ पीएचडी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च और इनोवेशन के लिए नए रास्ते खोले और इस सब की बुनियाद थी वो आला दर्जे के शिक्षकों की बहाली, जो उन्होंने बहुत ही कम समय में कर दिखाया और 500 नए शिक्षकों को अपनी टीम में शामिल किया। डॉक्टर भटनागर बीएचयू और कुमायूं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। राजस्थान की अमेठी यूनिवर्सिटी में कुलपति के तौर पर उन्होंने शिक्षा को एक नई आधुनिक दिशा दी। साल 2016 में राष्ट्रपति ने उन्हें विजिटर अवार्ड से नवाजा। लेकिन सच कहें तो दुनिया डॉक्टर भटनागर को इससे कहीं ज़्यादा एंथ्रेक्स जैसी जानलेवा बीमारी का टीका इजाद करने वालों के तौर पर जानती है। उन्होंने एंथ्रेक्स जैसी बीमारी की वो काट खोज निकाली जो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए संजीवनी का काम करती है। उन्होंने टीबी के हज़ारों रुपए वाले महंगे टेस्ट को 200 से 300 की रेंज में लाके खड़ा कर दिया। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले प्रोफेसर राकेश भटनागर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर जुनून जिंदा हो तो गरीबी, उम्र सिर्फ एक नंबर बन के रह जाते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान अपने इस वैज्ञानिक पर गर्व करता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जीवन यात्रा से। हमें संक्षिप्त में बताइए कि कैसे, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपने शिक्षा ग्रहण करी और जो मैंने लाइनें आप पे बोली हैं और वो सटीक आप पर बैठती हैं, कैसे आपका संघर्ष रहा बचपन का और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सहारनपुर में पैदा हुआ था जी। मेरे पिताजी एक साइकियाट्रिक पेशेंट थे। उनको एक दिमागी बीमारी थी, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। जी। तो उनकी कभी नौकरी होती थी, कभी छूट जाती थी। तो बहुत ही संघर्ष में बचपन बीता। जी। उसके थोड़े दिन बाद हम लोग कानपुर में आ गए थे, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मेरी सब पढ़ाई लिखाई हुई थी। वहीं मैं बड़ा हुआ था। जी। और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं दिल्ली आया था। उसके बाद देश विदेशों में काम करने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला
और जीवन पर्यंत मैंने यहाँ पर काम किया है। सर थोड़ा सा अपने संघर्ष के बारे में बताइए, कैसे आप जब छोटे थे तो आपकी पढ़ाई छूट गई थी और फिर कैसे आपने जॉब करके अपनी पढ़ाई जारी रखी? जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी बीमार रहते थे, उनकी कभी नौकरी होती थी, कभी नहीं होती थी। तो जब मैंने 10वां क्लास पास किया, उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि शायद वो मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरी 5 और बहनें भी थीं और सबका भार उन्हीं के ऊपर था। हम लोग एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते थे, मेरे पेरेंट्स, 5 बहनें और मैं भाई। लेकिन 10वीं क्लास के बाद जब मेरी पढ़ाई ख़त्म होने का एक चीज़ बताई गई मुझे, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत सोचना चाहिए कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जी। तो मेरे कज़न एक आर्मी में सेलेक्ट हो गए थे, वो एक छोटी सी कंपनी, छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा कि मेरे कज़न आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी शायद नौकरी खाली होगी, आप अगर मुझे दे सकें। तो कंपनी के मालिक ने बोला कि हाँ, तुम्हारे भाई बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, अगर आप भी उन्हीं की तरीके से हो तो मुझे आपको हायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, उन्होंने मुझे 100 रुपये महीने की नौकरी दी। लेकिन इट वाज लेट 60s, सो इट वाज गुड मनी। सो मे बी आपकी जो उस समय उम्र रही होगी 17-18 साल रही जी होगी नहीं, शायद, मेरी उम्र उस टाइम पर 14-15 साल रही थी। और आपने उस समय जॉब करी। उस टाइम पे मैंने जॉब की, 2 साल तक मैं उस फैक्ट्री में जॉब करता था। मैं उस फैक्ट्री का चपरासी से लेकर मैनेजर तक था, क्योंकि एक ही पढ़ा लिखा आदमी था, बाकी सब लोग जो मज़दूर थे, काम करने वाले टेक्नीशियंस थे, वो सब या तो सेमी लिटरेट थे या इलिटरेट थे। तो मेरा काम था कि सुबह आकर के सारे वर्कर्स को बताना कि उन्हें क्या क्या काम करना है, उनकी हाज़िरी लेना, और जो रात की शिफ्ट में और कल का माल तैयार हुआ है उसको ले जा कर के मुझे बड़ी कंपनीज़ में सप्लाई करना है, वहाँ से चेक इकट्ठा करना है, बैंक में जाना है, वहाँ जाकर डिपॉज़िट करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालना है, लेजर लिखना है, अकाउंट्स बुक्स लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, कोई मशीन ख़राब हो जाए उसे ठीक कराना है। कहने का मतलब ये है कि मैं चपरासी से लेके मैनेजर सब का काम खुद ही करता था। लेकिन इससे मुझे एक मैनेजमेंट सीखने का मौका मिला। जी। कई बार मैं सोचता हूँ कि वो मेरा प्रैक्टिकल MBA था, जिससे मुझे ज़िंदगी में चीज़ें मैनेज करना आ गया, कठिन परिस्थितियों में भी। तो आपने पहले पैसे इकट्ठे करे उस जॉब से और फिर आपने वापस अपना इंटरमीडिएट शुरू किया और ग्रेजुएशन किया। जी हाँ, उसके बाद जब मैंने 2 साल तक पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब मैं दोबारा पढ़ने जाना चाहता हूँ 11वीं क्लास में। तो जो मेरा कंपनी का मालिक था, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, तो जब कभी भी गर्मी की छुट्टी हो, आप मेरे यहाँ आ जाइएगा और 2-3 महीने काम कर लीजिएगा। तो इन ए वे समर जॉब वाज एश्योर्ड फॉर मी, और आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 60s, जिस टाइम पे समर जॉब शायद होती नहीं थी, लेकिन मेरे लिए समर जॉब्स थी। तो मैं गर्मी की छुट्टी में 300-400-500 रुपये अर्न कर लेता था, जिससे कि मेरी किताबें, मेरी फ़ीस हो जाती थी और भी पैसे बच जाते थे, मैं अपनी माँ को दे देता था। तो ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ सर? कानपुर से। और पोस्ट ग्रेजुएशन? वो भी कानपुर से ही। तो जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं शायद एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं डॉक्टर बन सकूं। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग वुड बी टू बिकम ए साइंटिस्ट, एंड इफ़ आई कैन वर्क इन द एरिया ऑफ medical sciences, do research and do certain things which will be helpful in developing medical sciences. तो मैंने ये काम करना शुरू किया कि अपना BSc पास किया केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के, और उसके बाद मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री में था और स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, जिसमें ड्रग केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, थोड़ी बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था। केमिस्ट्री बेसिकली बहुत हेल्प करता है, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस में हो तो केमिस्ट्री आपकी बहुत मदद करता है आगे बढ़ने की। बिकॉज देन यू कैन थिंक
इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर्स। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और इनकरेज किया कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुमको पीएचडी करना चाहिए। तो एमएससी पास करने के बाद गर्मी की छुट्टी में फिर मैं उसी कंपनी में चला गया था, लेकिन उसके बाद एक कंपनी में नौकरी मिली साइंटिफिक। उसके बाद मेरा पीएचडी में करने का बहुत इंटरेस्ट था जी। तो मैं पहले आईआईटी कानपुर में गया। उस टाइम पर CNR राव साहब भारत रत्न वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। तो उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर में उस टाइम पर वो सिर्फ उन बच्चों को लेते थे जिनके पास फिज़िक्स और मैथमेटिक्स अंडर ग्रेजुएट लेवल में होता है, वो मेरे पास नहीं था। तो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन IIT कानपुर। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ स्ट्रीट क्रॉस करो, सामने एक और इंस्टीट्यूट है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है और फिज़िकल केमिस्ट्री है, तुम जिसमें चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो मैं वहाँ गया, अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, तो मेरा सिलेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों में हो गया था। तो मैंने चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री बिकॉज इट वाज मोर क्लोजर टू मेडिकल साइंसेज। और मैं शायद सोचता था कि अगर बायोकेमिस्ट्री करूँगा तो शायद एक दिन किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा पाऊँगा बायोकेमिस्ट्री, ये सोच करके मैंने एडमिशन ले लिया था। तो पीएचडी आपकी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से कानपुर से हुई, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। जी। तो आपका सपना जो था वैज्ञानिक बनने का, वो काफ़ी पुराना बचपन का आपका सपना था। सर, आपसे डिस्कशन करते हुए एक बात हमें समझ में आई कि जो हमारे जो एक बाइफरकेशन है इंडिया में या अब्रॉड में, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, तो आपके हिसाब से जो अब्रॉड में प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेहतर कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो कुछ ऐसा बायस्ड है हमारे इंडिया में क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बीच? ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ जी। कि मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी वाइस चांसलर बनने का मौका मिला, एक स्टेट यूनिवर्सिटी का भी मौका मिला वाइस चांसलर बनने का, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी मिला। तो इसलिए मैं तीनों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में जो हैं और जो अमेरिका में है उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं दे आर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़। मतलब किसी बहुत अमीर आदमी ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा डोनेट कर दूं और एक यूनिवर्सिटी बनाऊं। ठीक है, हिंदुस्तान में शायद ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद एजुकेशन इज़ ऑल्सो एक प्रोफेशन है और उसको पढ़ाने के लिए मैं एक इंस्टीट्यूशन खोलूं और उसमें जो बच्चों से फ़ीस इकट्ठी हो उसी से ही इंस्टीट्यूशन को चलाऊं। तो फ़र्क है। वहाँ पर किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी भर का पैसा डोनेट कर दिया। हिंदुस्तान में शायद ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ने हो सकता है शुरू में कुछ पैसा डोनेट किया, लेकिन बाकी ये इंस्टीट्यूशंस वहाँ की फ़ीस से ही चलते हैं। और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बीइंग ए फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ BHU, कि हर बच्चे के ऊपर करीब करीब BHU में 5 लाख रुपए सरकार खर्च करती है जी, हर साल। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को तो ये 5 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, मिलेंगे भी नहीं और चलाना भी है उन्हें अपना जी हाँ। इंस्टीट्यूट। तो अगर उनको ये पैसा नहीं मिलता है तो ये फ़ीस से ही आएगा। ठीक है, और फ़ीस शायद अगर आप 5 लाख रुपए लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, एडमिशन्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जितनी फ़ीस वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं और जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में बैठा सकते हैं उससे पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर जितना पैसा वो अपने फैकल्टी मेंबर्स को दे सकते हैं उतना देते हैं और उसी से ही चलाने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इंडिया में। ये एकदम बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। और बाहर अब्रॉड में स्टैनफोर्ड, बाहर अब्रॉड में चाहे स्टैनफोर्ड हो, चाहे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसमें बहुत सारे डोनर्स होते हैं जो कि पैसा डोनेट करते हैं। और कई बार उनके यहाँ से निकले हुए बच्चे जो कि बहुत सक्सेसफुल होते हैं
वो भी बहुत पैसा डोनेट करते हैं, एल्यूमिनाई बहुत पैसा डोनेट करते हैं, उससे काम चलता है। तो ये डोनेशन के पीछे इंटेंशन क्या है, क्या सोच क्या है इसके पीछे कि वहाँ इतना? सोच ये है कि जब बच्चे को ये लगता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ और उसी की वजह से मैं इतना सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो उसका मन करता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को कुछ बड़ा पैसा दे दूँ। हमारे देश में भी होता है, लेकिन शायद उस पैमाने पर नहीं होता है जैसा अमेरिका में होता है। तो सर थोड़ा सा अब हम साइंस की तरफ आते हैं। आपका सबसे पहला जो प्यारा विषय है वो है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स ये इसके से क्या बीमारी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे इससे हम बच सकते हैं? देखिए, एंथ्रेक्स एक प्राइमरीली जानवरों की बीमारी होती है, कैटल्स की है, किसी भी कैटल को हो सकती है। और या कोई प्रोडक्ट जो जानवरों का हो, उसको अगर आप आदमी हैंडल करता है तो एक्सीडेंटली उसको भी हो सकती है। जैसे कि मतलब गोबर हुआ या फिर मूत्र हुआ या फिर नहीं, मैं जैसे मानिए स्किन हुई। इस डिज़ीज़ को पुराने ज़माने में वूल सॉर्टर डिजीज़ भी बोलते थे। जैसे मान लीजिए भेड़ का आप ऊन बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर भेड़ के शरीर में ये बीमारी हो गई है, तो अगर आपने उससे ऊन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी आ सकता है। तो प्राइमरीली ये डिजीज़ जानवरों की है। ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सीडेंटल होस्ट। तो ये 3 तरीके की बीमारी होती है। एक को कहते हैं हम इन्हेलेशन एंथ्रेक्स, जो सबसे ख़तरनाक होता है, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स जो कि इंटेस्टाइन में होता है, और तीसरा होता है स्किन वाला एंथ्रेक्स जो शायद आसानी से ट्रीट हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिसका इम्यूनिटी वीक होगा उसको लगेगा या फिर? जी नहीं, ये किसी को भी लग सकता है। जो आदमी या तो इन्फेक्टेड एनिमल या एनिमल के प्रोडक्ट के आसपास आता है। एक इसका और एंगल है, ये बीमारी एक बैक्टीरिया पैदा करता है जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है, और ये क्लासिफाई हुआ है एज ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट। मतलब अगर बैसिलस एंथ्रेसिस को एरोसॉल बना करके हवा में फेंक दिया जाए तो जो आदमी से सूंघेगा वो मर सकता है। तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट है, इसलिए इसकी बायो डिफेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि हालांकि एक ट्रीटी है 186 देशों की जिसने ये कहा है कि कोई भी देश इसका ऑफेंसिव इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन डिफेंसिव रिसर्च इज़ नीडेड कि अगर कोई सिरफिरा इसको इस्तेमाल करने लगे तो आपके पास इसका डिफेंस होना चाहिए। प्लस हमारे जो गांव में किसान होते हैं जो कि जानवर को हैंडल करते हैं, अगर किसी जानवर को ये बीमारी लगी हो और अगर किसी आदमी को मिल जाए तो उसको भी ट्रीट करने का या उसको इस बीमारी से बचने का हमारे पास कोई टीका होना चाहिए, कोई वैक्सीन होनी चाहिए। कोई लक्षण इसका क्या दिखते हैं? देखिए, 3 तरीके के होते हैं। अगर आप जो स्किन का होता है एंथ्रेक्स, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी स्किन में छोटा सा कोई कट है और एक बैसिलस एंथ्रेसिस का एक स्पोर आकर के वहाँ पर घुस जाता है, तो वो हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है, उसकी एक वेसिकल बन जाती है, धीरे धीरे वो काला हो जाता है, और ये हमेशा उन पोर्शंस में होता है जो बॉडी के आपके खुले हुए रीजन्स हैं, एक्सपोज्ड एरियाज़ में ज़्यादातर होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं पैदा करता है। तो आप क्या करते हैं कि इसको निगलेक्ट करते हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स से इसको ट्रीट कर दें तो ये करीब करीब 99% ठीक हो जाता है, आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। इससे कोई बुखार के लक्षण या सब कुछ लक्षण नहीं आते हैं? दूसरा होता है इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, जिसमें अगर ये हमारे देश में ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कि कोई ट्राइबल पॉपुलेशन देखती है किसी जंगल में एक बहुत बड़ा जानवर मरा हुआ पड़ा है, वो सोचते हैं कि ये भगवान की तरफ से कोई एक गिफ्ट आई है हमारे लिए और इसको हम इसका मीट निकाल करके और भून करके और खा जाएं। कभी कभी उनके जो भूनने के तरीके होते हैं वो बहुत ऐसे नहीं होते हैं कि पूरी तरीके से एंथ्रेक्स की बीमारी मर जाए, एफिशिएंट नहीं होते हैं। हाँ, उनके पास कोई प्रेशर कुकर नहीं होता है, उनके पास कोई ग्रिल नहीं होता है कि वो उसमें
मीट को बिल्कुल ग्रिल करके ले जाएं जिसमें एक टेम्परेचर मिले, मर जाए बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि वो अगर उसको खा लेते हैं तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और बैक्टीरियमिया, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, टॉक्सीमिया हो जाता है, बहुत टॉक्सिन पैदा हो जाता है। और अगर उनको ट्रीट न किया जाए एंटीबायोटिक से तो करीब 50% लोग मर जाते हैं जी। तो ये बहुत भयानक है। और आप जानते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में कोई एंटीबायोटिक्स की तो दुकान नहीं खुली हुई है जो आसानी से मिल जाएगी। पहली बात तो रियलाइज कर रहे हो कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है और किस वजह से। किस वजह से हुई, वो सोचते हैं पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा जो बहुत ही भयानक बीमारी है उसे बोलते हैं इन्हेलेशन एंथ्रेक्स। मान लीजिए कि कोई आदमी एंथ्रेक्स के स्पोर्स को इन्हेल करता है, और ये मैं बता दूं कि एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में करीब करीब 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 120 साल। 20 साल तक, और बहुत टफ होते हैं। इनको न धूप से कुछ दिक्कत होती है, न माइल्ड एल्कली से दिक्कत होती है, न माइल्ड एसिड से दिक्कत होती है। ये सॉइल में पड़े रहते हैं और जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये बीमारी पैदा कर देते हैं। तो अगर इन्हेलेशन एंथ्रेक्स मिला है तो वो हमारे सीधे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जा कर के धीरे धीरे 2 दिन से 5 दिन का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत हाई फीवर होता है, और लोगों को और डॉक्टरों को ऐसा लगने लगता है कि शायद आपको निमोनिया हुआ है। ठीक है, इन 2 से 5 दिन के बीच में एंथ्रेक्स इतना ज़्यादा टॉक्सिन बनाता है कि वो टॉक्सिन आपको मारने के लिए काफ़ी है। एंटीबायोटिक से सिर्फ आप बैक्टीरिया को मार सकते हैं, टॉक्सिन को नहीं मार सकते। तो अगर आपने बैक्टीरिया मार दिया और टॉक्सिन ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज़्यादा है, सो उससे आदमी मर जाएगा। तो इसलिए इसका इलाज बहुत पहले शुरू होना चाहिए, जब आपने सिम्टम्स ना देखे हों। और मुझे आप बताइए कि बिना सिम्टम्स देखे तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, कोई दवाई लेते नहीं हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। जैसे आपको ध्यान होगा 2001 में यूएसए में कुछ एंथ्रेक्स के स्पोर्स किसी लिफाफों में डाल करके भेज दिए गए थे, और उसमें 13 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और 5 लोग मारे गए थे। यह वहीं से बायो टेररिज्म हमने ये शब्द सुनना शुरू किया था, वर्ड बाइट। तो इस तरीके की कोई भी शैतानी कोई भी कर सकता है। तो हमारे देश में इसकी वैक्सीन होनी चाहिए। अमेरिका में और इंग्लैंड में इस बीमारी का टीका हर सोल्जर को लगाया जाता है। तो ये प्रिवेंटिव वैक्सीन भी है इसकी? जी हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंटली अवेलेबल वैक्सीन है वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस कि जैसे मानिए इसमें 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स बनाता है बैसिलस एंथ्रेसिस। एक होता है प्रोटेक्टिव एंटीजन जो आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देता है, एक तरीके से टीका लग जाता है। लेकिन उसके साथ में 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर। तो लीथल फैक्टर और प्रोटेक्टिव एंटीजन मिल करके लिथैलिटी इंड्यूस करते हैं, मतलब आदमी मर सकता है। और एडिमा फैक्टर और प्रोटेक्टिव एंटीजन मिल करके एडिमा पैदा करते हैं, मतलब आपके टिश्यूज़ में पानी भर जाएगा, फूल जाएगा और एडिमा पैदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये फाइनली आदमी को मारती हैं, जो कि लीथल फैक्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। तो फिलहाल जो वैक्सीन है उनमें तीनों ही फैक्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। जी हाँ, तो क्या होता है कि क्योंकि प्रोटेक्टिव एंटीजन की अगर वैक्सीन होती तो वो टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर भी है। देखिए ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती है कि बैसिलस एंथ्रेसिस जिसमें एक प्लाज्मिड क्योर कर दिया जाता है, उसको ये ग्रो करते हैं। वो बीमारी नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें तीनों टॉक्सिन्स होते हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टॉक्सिन बना सकते हैं। उसके बाद इसको बड़े बड़े फर्मेंटर्स में ग्रो करके और बैक्टीरिया हटा दिया जाता है, और जो सुपरनेटेंट होता है उसको आप प्रेसिपिटेट करते हैं और उससे वैक्सीन बनाई जाती है। तो उसमें ज़्यादातर प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, लेकिन थोड़ा लीथल फैक्टर भी होता है, थोड़ा एडिमा फैक्टर भी होता है। तो अभी जो वैक्सीन अमेरिका के ट्रूप्स को लगाई जाती है और यूके में जो ट्रूप्स को लगाई जाती है वो ये वैक्सीन है। तो इस वैक्सीन को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है।
तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स आई तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस टीके को जेनेटिक इंजीनियरिंग की विधि से बनाया जाए जिसमें कि लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर उसमें हो ही ना। जी, लेकिन क्या उससे उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती होगी मेरे ख्याल से? दिस इज़ ट्रू कि जो पुरानी वैक्सीन है वो जब शरीर में जाती है तो हमारा शरीर ऐसा समझता है कि सच में बीमारी आ गई है, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो एक थोड़ा दूसरी तरीके बेटर लेवल का होता है। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टिव एंटीजन खाली देते हैं तो उतना नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया कि प्रोटेक्टिव एंटीजन के साथ साथ हमने लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर में थोड़े बहुत म्यूटेशंस करके इस तरीके का बनाया कि अगर उसमें डाल भी दिया जाए तो वो खराब असर नहीं करेगा। वैसे कितना प्रिवेलेंस है इंडिया में एंथ्रेक्स का? देखिए हमारे देश में इसके जो एपिडेमिक्स हैं वो होते रहते हैं हर साल, ठीक है। कभी बंगाल में होता है, कभी आंध्र प्रदेश में होता है, कभी कर्नाटक में होता है, कभी इवन ऐसी जगहों में भी हो जाता है जैसे 2 साल पहले मद्रास आईआईटी के फॉरेस्ट में हुआ था। तो मद्रास आईआईटी जिन लोगों ने देखा हो तो वहाँ पर करीब 80% फॉरेस्ट है, 20% में आईआईटी मद्रास बनी हुई है। तो वहाँ पर बहुत सारे हिरन वगैरह हैं, तो हिरन को हो गया था। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी हिरन के कांटेक्ट में आता तो उसे भी हो सकता था। तो वहाँ पे वो रोक लिया गया। तो इसकी जो तो वो सिर्फ जंगल में हुआ था तो उसको कंटेन किया गया। लेकिन इस तरीके के स्पोरेडिक एपिडेमिक्स होते रहते हैं। तो ऐसे कोई कन्फाइंड एरियाज हैं इंडिया में जहाँ ज़्यादा प्रेवलेंस? जैसे मैंने बताया कि बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में ये हर साल करीब करीब सुनने में आता रहता है। जी, तो आपने जैसे बताया कि इस बीमारी में जो है वो टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक देके ठीक भी करते हैं, बैक्टीरिया को मार भी देते हैं, तभी भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बन चुके होते हैं। तो हमारे पास कोई थेरेपेटिक वैक्सीन भी है इसके लिए? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पिछले 10 साल से हम लोग इसी काम को कर रहे हैं कि क्यों ना इस टॉक्सिन की थेराप्यूटिक एंटीबॉडी डेवलप की जाए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हम लोगों ने इस लीथल टॉक्सिन और एडिमा टॉक्सिन का जो थेराप्यूटिक एंटीबॉडी है उसको बना लिया। सबसे पहले इसे हमने एक चूहे के अंदर, माउस के अंदर बनाया। लेकिन देखिए अगर आप माउस की एंटीबॉडी अगर लेंगे तो माउस की बीमारी ठीक कर सकते हैं। वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया कि हम माउस की बीमारी ठीक कर सकते हैं, माउस का एडिमा ठीक कर सकते हैं। ये हमने करके दिखाया, उसको पब्लिश किया। लेकिन बीमारी तो हमको आदमी की ठीक करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चूहे की एंटीबॉडी आदमी को देंगे तो एंटी माउस एंटीबॉडी बन जाएगी, तो रिएक्शन हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो उससे फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ द एंटीबॉडी। तो पिछले 4-5 सालों से हम लोग उसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अभी कुछ सक्सेस भी मिल गई है। पिछले अप्रैल 17 को हमने एक पेटेंट फाइल किया है, थेराप्यूटिक एंटीबॉडी विच इज़ ह्यूमनाइज। कैसे पेनिशा बायोटेक ने आपको इसके लिए कांटेक्ट किया? कैसे आप उन तक पहुँचे और उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए? देखिए ऐसा था कि जब हमने ये वैक्सीन बनाया जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके, तो इसके लिए हमें प्रोजेक्ट की फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली थी। और हमारे पास पहले एक कंपनी आई, उसने उसको ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे ये कह रहे थे कि हम आपके क्लोन को ले जाना चाहते हैं कंपनी में, उसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे और बना करके देखेंगे कि कितना बना पाते हैं, वेदर इंडस्ट्रियली इसमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दोबारा पहुंचा और उनसे कहा कि अगर हमें अपस्केलिंग के लिए भी कुछ पैसा दे दीजिए तो हम अपस्केल कर लेंगे, तो हम कंपनीज़ को बता पाएंगे कि कितना बना लेते हैं, तो वो अपना कैलकुलेट कर लेगा क्या फ़ायदा होता है उसको या नहीं। तो उसके बाद एक और कंपनी आई थी, उन्होंने भी मेरा थोड़ा समय नष्ट किया लेकिन बात बनी नहीं। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने 10
टॉप बायोटेक कंपनीज़ को लिखा और कहा कि हमने प्रोटेक्टिव एंटीजन जीन क्लोन कर लिया है, उसको हमने हाइपर एक्सप्रेस कर लिया है, उससे हमने वैक्सीन बना ली है और ये वैक्सीन जैसी नेटिव वैक्सीन होती है उसी जैसी है, करीब करीब बायोलॉजिकली सिमिलर है। तो इसको अगर कोई कंपनी आगे ले जाना चाहती है तो वो हमको कांटेक्ट कर सकती है। तो हमारे पास सभी का जवाब आया और सभी ने बातें लिखी अच्छी अच्छी, लेकिन एक कंपनी आगे बढ़ कर के आई और उन्होंने कहा कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहेंगे जो डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो फिर उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो हमारे पास आए, उनसे हमारी बात हुई, उनको हमने समझाया और उनको बात समझ में आई। उन्होंने फिर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने कहा आप टेक्निकली समझाइए, तो वो उनको समझाया गया। उसके बाद में उनको ये लगा कि ये ख़रीदने लायक चीज़ है, तो उन्होंने हमारा क्लोन ख़रीदा। तो ये जो हमारा वैक्सीन है जो भी हम बना रहे हैं या पहले से बन चुका है, क्या इसको हम चाइल्डहुड में भी दे सकते हैं जैसे हम नॉर्मल और दूसरी वैक्सीन देते हैं? अभी तक जितनी ट्रायल्स हुई हैं वो एडल्ट्स में ही हुई हैं, बच्चों में इसकी ट्रायल्स नहीं हुई हैं। लेकिन इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा दिन रहती नहीं है, तो करीब करीब हर साल आपको एक बूस्टर डोज देना पड़ता है। पर ये रेट्रोवायरस तो नहीं है? ये वायरस नहीं है। मैं कह रही हूँ कि रेट्रोवायरस तो नहीं है ये, तो इस फिर इसकी इम्यूनिटी चली क्यों जाती है? देखिए, हर इम्यूनिटी की एक मेमोरी होती है, हैं? जैसे आपकी मेमोरी हो सकता है मुझसे अच्छी हो या मेरी मेमोरी आपसे अच्छी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शंस आते हैं उनसे हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, उसके बाद में एक मेमोरी बनती है जो कि याद रखती हैं। तो वो कितना याद रखती हैं, कितने दिन तक याद रहती हैं, ये बीमारी पर होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे फ्लू में आपको हर साल लेना पड़ता है, तो इसका जो अमेरिकन्स लोग जो ट्रुप लेते हैं वो पहले 1.5 साल में 6 डोजेज़ लेते हैं, उसके बाद हर साल एक बूस्टर लेते हैं। तो इसमें बूस्टर लेना पड़ता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड यूजुअली जो जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं वो एडल्ट्स आते हैं जो कि जानवरों का कोई काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम उनको टारगेट करते हैं जो उस ज़्यादा रिस्क है, हाँ, जिनके ऊपर ज़्यादा रिस्क है। सर, इसके बाद जो आपका दूसरा जो बहुत ही प्यारा विषय है वो है MDR ट्यूबरकुलोसिस। यस। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस पे आप काम करते हैं और कैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस से फ़र्क होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक्स के पास ये ताकत होती है कि वो बैक्टीरिया की किसी एक प्रोसेस को न होने दे जिससे कि वो बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन बैक्टीरिया और आदमी में दोनों में ये कंपटीशन चलता है कि बैक्टीरिया भी ऐसी चीज़ होती है उनके पास इनहेरेंट कि वो आपकी एंटीबायोटिक्स को या तो डिग्रेड कर दें या उसको बाहर फेंक दें जी। कोई ना कोई तरीका। जैसे कोई चोर है और पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है तो वो सोचता है कि मैं किस तरीके से पुलिस से बचूं, तो वही बैक्टीरिया करते हैं। तो उनके पास एक ये एबिलिटी होती है कि जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जैसे टीबी की जैसे बीमारी है, बहुत कॉमन है, उसमें आजकल 4 एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है और आजकल ऐसे ऐसे मरीज़ भी आ गए हैं जिसमें चारों एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। तो हमारे पास एक कंपनी आई और उन्होंने कहा कि एक कोई विदेशी मशीन है जो $34,000 की मिलती है और एक कोई कार्ट्रिज है जो $2700 का मिलता है, तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस चेक की जा सकती है। लेकिन ये बहुत महंगा है, तो हिंदुस्तानी आदमी जिसको टीबी होती है यूजुअली वो गरीब होता है जी। तो वो अगर हमें ही टेस्ट $4,000 का कॉस्ट करेगा तो हम हो सकता है $5,000 का उसको चार्ज करेंगे, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप इस टेस्ट को थोड़ा सस्ता कर दें, तो हम लोगों ने उसका एक इंडिजिनस टेस्ट बनाया जिसमें कॉस्ट कटिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया।
वो चाहते थे कि इसकी कॉस्ट करीब 500 रुपये हो जाए। हम लोगों ने कोशिश करके इसकी कॉस्ट 206 रुपये तक ले आए और ये प्रोजेक्ट जो है वो डीएसटी ने फंड किया था, जिसमें 30% पैसा कंपनी ने भी दिया था। तो उसमें सरकार का ये नियम है कि फ़र्स्ट राइट उसी कंपनी का होता है, तो उन्होंने उसको ले लिया और आज वो इस्तेमाल कर रहे तो ये जो टेस्ट है जो आप बता रहे हैं, ये टेस्ट की जो बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या है, हैं। कैसे? वो कुछ नहीं है। देखिए, एक आपने शायद कोविड के ज़माने में एक टेक्निक का नाम सुना होगा, RT-PCR, ठीक है। तो ये बस RT-PCR बेस्ड टेस्ट है कि जो ड्रग रेसिस्टेंट जिस वजह से होती है उस जगह को आपने RT-PCR से टेस्ट कर लिया, अगर है तो ड्रग रेसिस्टेंट है, नहीं तो नहीं। तो बेसिकली एक RT-PCR मशीन। जो उन्होंने डब्बा दिया था 34,000 का, उसे वो RT-PCR नहीं बोलते थे, उसे बोलते थे जीन एक्सपर्ट, ओके। तो बट एक्चुअली इट इज़ RT-PCR। तो उस पर्टिकुलर प्राइमर्स आपके पास होने चाहिए और एग्जैक्टली उसको तो उसमें बस हम लोगों का काम यही था कि एक अच्छे से प्राइमर डिज़ाइन करके दें। तो इस टेस्ट को हम लोगों ने 7,000 पेशेंट्स पर टेस्ट किया और जब ये 7,000 पेशेंट पर अच्छा पाया गया तभी हमने इस प्रोजेक्ट। तो ये तो मशीन ऐसी है कि आप इसमें किसी भी इन्फेक्शन का PCR करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जी जी। सर, आप साइंटिस्ट अच्छे होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और आपने JNU, कुमायूं, BHU में सब जगह आपने काम किया है। तो थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में कल्चर में फ़र्क पाया। आपने MIT में भी काम किया, तो कैसे इनके कल्चर में फ़र्क है और कहाँ काम करने में आपको ज़्यादा सुविधा हुई, कहाँ आपको काम करने में बहुत मज़ा आया? देखिए, मैंने 1989 में JNU ज्वाइन किया था एंड मेरी कर्म भूमि JNU है, जहाँ पर मैंने ज़िंदगी भर पढ़ाया है और ज़िंदगी भर साइंस की है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से अच्छी जगह काम करने की शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं। साइंस करने के लिए, साइंस करने के लिए, इवन सोशल साइंस करने के लिए, इवन लैंग्वेजेस करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को बहुत एकेडमिक फ्रीडम है और मिनिमम ब्यूरोक्रेसी है। मतलब कोई भी काम होता है वो आसानी से हो जाता है, जिससे कि काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है और काम में हर्डल्स कम आती हैं। तो जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि JNU आपको मालूम ही है NIRF रैंकिंग में नंबर 1 है और हमारा बायोटेक्नोलॉजी भी देश में नंबर 1 ही आता है हमेशा। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज़ हैं, बहुत अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट है। ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, दिन और रात काम कर सकते हैं, लेबोरेटरीज़ आर ओपन राउंड द क्लॉक। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद कहीं नहीं मिल सकती है। मुझे JNU में ज़िंदगी भर काम करने का मौका मिला। आज भी मैं यहाँ पर नेशनल साइंस चेयर हूँ, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। और साथ साथ ये भी एक बड़ी अच्छी सुविधा देते हैं कि अगर आप कोई स्टार्टअप चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं। तो इतनी सब सुविधाएं मिलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई जगह होगी हिंदुस्तान में काम करने की। तो मैं मानता हूँ JNU आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और BHU आपकी गाइडेंस में बहुत ही कम पीछे के रैंक से बहुत आगे रैंक पर जा चुका है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, BHU में मैं 2018 में गया था वाइस चांसलर बन करके एंड वहाँ पर जा कर के मैंने देखा कि करीब 500 फैकल्टी पोजीशंस खाली पड़ी थी। तो मैंने तुरंत उनको एडवर्टाइज़ किया और सारे संसार से, जहाँ से भी बहुत अच्छे लोग मिल सकते थे पढ़ने पढ़ाने रिसर्च करने वाले, उन सबको मैंने कोशिश करके हिंदुस्तान लाया। उनके आने की उम्मीद में मैंने करीब 540 उनके लिए घर बनाए, जिसमें कि वो आकर के कैंपस में अच्छी तरीके से रह सकें। और लोग जो हैं हार्वर्ड से आए, MIT से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, कैम्ब्रिज से आए, कॉर्नेल से आए, IIT से आए, JNU से आए, DU से आए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आए, हैदराबाद से आए। मतलब जितनी भी
यूरोपियन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्स प्लैंक से आए, और देश विदेशों में जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका काम बहुत अच्छा था वो सब लोग आए। और मैं बहुत ही भाग्यवान था कि हमें एक बहुत अच्छी ग्रांट मिली सरकार से, उसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। तो 1000 करोड़ की हमको ग्रांट मिली। उसके साथ में हमें सरकार ने बहुत मदद की। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ को करीब करीब मेरे दौरान 700-800 करोड़ रुपए की ग्रांट्स मिली। टाटाज़ ने एक कैंसर हॉस्पिटल हमें दिया, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो 10 महीने के अंदर तैयार हो कर के और 2019 में ही ऑपरेशनल हो गया था। तो रतन टाटा और मोदी जी आए, उसका इनॉग्रेशन कर लिया गया था। तो इतने अच्छे लोग आए कि उनके काम से BHU लगातार तरक्की कर रहा है। जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, तो 2018 में जब मैंने जा कर के देखा था, उनका रैंक कुछ 1000 के आसपास था। लेकिन आज 2 महीने पहले टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग निकली है, जिसमें BHU का रैंक 500 से 600 के बीच में है। हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग IITs, उसमें BHU का नंबर 5 है। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज में सब्जेक्ट रैंकिंग में उनका नंबर 1 आ गया है। तो ये सब अच्छे फैकल्टी मेंबर्स लाने से ही हुआ है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर विजन फॉर BHU, तो मैंने कहा था हायर द बेस्ट फैकल्टी, जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन। बेस्ट फैकल्टी विल टीच द बेस्ट, will do best research, will attract the best students, will bring the best grants and bring name and fame for the university and themselves. And I think वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से वो लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो अच्छी यूनिवर्सिटी का जो मंत्रा है वो है कि बेस्ट फैकल्टी और उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट्स। बेस्ट स्टूडेंट अपने आप आ जाते हैं, जहाँ पर बेस्ट फैकल्टी होती है पता चल जाता है। लेकिन वो बेस्ट फैकल्टी को वहाँ लाने के लिए आपको उनके संसाधन जुटाने पड़े, और ये जो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए काम करने का, और हर्डल्स ना आए उनकी रिसर्च में, ये बहुत ज़रूरी हो जाए। देखिए, मैंने JNU में काम किया है, जहाँ मुझे बहुत फ्रीडम मिली, तो मेरे लिए बहुत आसान था ये काम करना कि जिस तरीके की फ्रीडम JNU में मिलती है, ठीक उसी तरीके की फ्रीडम मैं BHU में क्रिएट करूं। तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए काम कि पहली बात तो मुझे 1000 करोड़ का एक ग्रांट मिला। तो जैसे ही लोग आए, उन सबको मैंने एक-एक रिसर्च ग्रांट दे दी। तो पहले दिन से उन लोग काम करने लगे, बजाय इसके कि वो बैठते फिर ग्रांट अप्लाई करते। हिंदुस्तान में अमूमन ग्रांट मिलने के लिए साल-साल 2-2 साल लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि वो खाली बैठ कर के अपना समय नष्ट करें। तो हम बहुत धन्यवाद महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमको 1000 करोड़ का ग्रांट दिया था, और उसकी वजह से बहुत आसानी हुई हमको सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने। तो आपके हिसाब से जैसे एक एजुकेशन सेक्टर है या साइंटिफिक सेक्टर है, इसको कॉर्पोरेट की तरह नहीं चलाया जा सकता। जब तक आप फ्रीडम नहीं दोगे आप फैकल्टी को या फिर साइंटिस्ट को काम करने की, तब तक उतनी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। देखिए, इंटेलेक्चुअल्स को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए फ्रीडम है। एकेडमिक फ्रीडम जिसको मिलती है, उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और ये मैंने JNU में सीखा है कि वी हैव गॉट ऑल द एकेडमिक फ्रीडम एट आवर डिस्पोजल, and which has helped me to do whatever little I could achieve in my life. सर, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ हैं, लेकिन जाते जाते जो आपकी जीवन यात्रा रही है उसके बेसिस पे, अपने अनुभवों के बेसिस पे हमारी जो यंग जनरेशन है उसको आप कुछ संदेश देकर जाइए। देखिए, मेरा यंग जनरेशन को सबसे बड़ा संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि ये देश एक विकसित भारत बने, तो उसके लिए अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत मजबूती से पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, जिससे कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे उसको आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकेंगे। चाहे आप एक अच्छे इंजीनियर बने, चाहे आप अच्छे डॉक्टर बने, चाहे आप अच्छे वकील बने, चाहे आप अच्छे मैनेजर बने, आर्किटेक्ट बने, कुछ भी बने, या एक अच्छे सोशल साइंटिस्ट बने, या एक अच्छे लिंग्विस्ट बने, एक अच्छे राइटर बने, जो भी बने आप, उसको बहुत अच्छी तरीके से करिए। अपना समय
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगाइए। ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने मत बर्बाद कीजिए, लिमिटेड टाइम में उसको देखिए और उससे जो काम की चीज़ें हैं ज़रूर सीखिए, लेकिन सब समय इसमें समय नष्ट मत करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे एक डिसिप्लिन्ड होंगे, जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत सीरियसली लेंगे, एक दिन वो बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और वो कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनने में, एक विकसित भारत बनने में। जी। तो दोस्तों, आपने आज हमारे सर को सुना और आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम इन 2 बीमारियों के बारे में आपको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। इसके साथ-साथ सर का जो जीवन यात्रा रही है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा की तरह है। तो यंग जनरेशन से भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि सर के जो है अनुभवों को, उनको अनुसरण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस प्रोग्राम को यहीं पर और फिर से हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं सारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल करके इसको देखा। थैंक यू सर। थैंक यू।